हेलो वन। आधुनिक भारत के रिवीजन सीरीज के अंतर्गत आज का हमारा जो दूसरा टॉपिक है ये भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के पश्चात की कहानी है। वहीं से हम इसे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने पहले वीडियो में देखा कि किस तरीके से क्रमबद्ध तरीके से कौन कौन सी कंपनियां कब कब यहाँ पे आई, उन्होंने कहाँ कहाँ अपने यहाँ पर फैक्ट्रीज को स्थापित किया और एक व्यापारिक जो उद्देश्यों के साथ आई थी, ये व्यापारिक उद्देश्य धीरे धीरे यहाँ पे राजनीतिक उद्देश्यों में बदलने लगा। और इसके कारण देखा जाए तो पुर्तगालीज, फ्रांसीसी, अंग्रेजी, डच, डेनिश, इनके मध्य जो होना था संघर्ष प्रारंभ हो गया। संघर्ष की स्थिति आपको धीरे धीरे गंभीर होती गई और एक एक करके देखा जाए तो ये भारत से इन कंपनियों का यहाँ पे समापन भी होने लगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पुर्तगालीज, स्वीडिश, डच और डेनिश, ये एक एक करके इनका जो साम्राज्य था या कह सकते हैं भारत में जो एक राजनीतिक हस्तक्षेप की इनकी स्थिति थी 1745 तक समाप्त हो जाती है। उसके पश्चात भारत में दो मेन यहां पर कह सकते हैं शक्तियां जो यूरोपीय कंपनियां बसती हैं, उनमें से एक रह जाती है आपकी ब्रिटिश और दूसरी रह जाती है फ्रांसीसी। और यहीं से शुरू होता है ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के मध्य देखा जाए या अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष प्रारंभ होता है। और यह संघर्ष तब्दील हो जाता है आपको जिसको हम कहते हैं कर्नाटक युद्ध के तौर पे, जिसमें 3 कर्नाटक युद्ध हुए, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। जहां प्रथम कर्नाटक युद्ध जो 1746 से 48 के मध्य हुआ ऑस्ट्रेलिया उत्तराधिकार के संदर्भ में, दूसरा जो कर्नाटक युद्ध हुआ 1748 से 54 के मध्य हुआ, यहां पर हुआ दोनों कंपनियों का भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करने के मुद्दे को लेकर के, और तीसरा देखा जाए तो 1756 से 63 में हुआ जो फिर से यहां पे देखा जाए यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध के तौर पर हुआ। इस कहानी को पूरा समझेंगे, ये तो फैक्ट है। जैसे हम यहाँ पे जानते हैं इसकी समाप्ति जो हुई, जो पहले युद्ध की आपकी समाप्ति होती है 1748 में एक्सला सैपेल की संधि से हुई। वहीं दूसरा जो कर्नाटक युद्ध समाप्त होता है वो 1755 में पौंडीचेरी की संधि से होती है, और तीसरा जो कर्नाटक युद्ध समाप्त होता है 1763 की पेरिस संधि से होती है। इसके साथ साथ देखा जाए इन तीनों ही युद्धों में अगर देखें तो जो परिणाम निकल कर आते हैं, जहां पहले युद्ध का जो परिणाम निकल कर आता है कि अंग्रेज और कर्नाटक के नवाब की यहां पे पराजय होती है, वहीं दूसरे और जो युद्ध होता है वहां पे अंग्रेज ज्यादा बेहतर स्थिति में आते हैं, और तीसरे युद्ध में फाइनली यहां पर अंग्रेजों की विजय हो जाती है और फ्रांसीसियों को भारत से पूरी तरीके से बाहर कर दिया जाता है। एक संदर्भ में देखा जाए तो राजनीतिक हस्तक्षेप, किलेबंदी, फैक्ट्री, इस तरह की गतिविधियों को खत्म कर दिया जाता है। और आप ये देख सकते हैं बेसिकली आप कर्नाटक जो युद्ध है, ये कर्नाटक का जो एक कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ कर्नाटक पे बेस्ड नहीं है, ये बेसिकली ये पूरा जो रीजन आप यहाँ पे देखते हैं भारत का, ये पूरा मद्रास का जो रीजन आता है, मैसूर का इसमें रीजन आपको शामिल है, आंध्र तटीय एरिया आपको इसमें शामिल है। इस पूरे क्षेत्र की जो राजनीति थी, आप कह सकते हैं कर्नाटक युद्ध को बजाय आप साउथ का आप कह सकते हैं कि पूरा एक घटनाक्रम यहाँ पर आपको समझना है। चलिए इस कहानी को हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि किस तरीके से ये घटनाक्रम डेवलप हुई, किस तरीके से आगे बढ़े और किस तरीके से यहाँ पे ये संघर्ष की कहानियां हुई। ये प्रथम, द्वितीय और तृतीय कर्नाटक युद्ध का देखा जाए तो ये मेन कारण यहाँ पे आपको क्या रहा है। सबसे पहले देखें जो कर्नाटक वॉर है, इसे इंग्लिश में हम कार्नेटिक वॉर कहते हैं। ठीक है, जो कर्नाटक जो रीजन है वहां पर ये युद्ध हुआ था। बेसिकली ये सिर्फ कर्नाटक तक बेस्ड नहीं था, लेकिन हाँ यहाँ पर इसको आगे चल के इसके कर्नाटक युद्ध नाम जरूर इसको दे दिया गया। तो यहाँ पे देखिए 3 कार्नेटिक युद्ध हुए थे। प्रथम जो हुआ था 1746 से 1768 में, द्वितीय जो हुआ सेकेंड वॉर जो होता है 1749 से 1700 यहाँ पे देख सकते हैं 54 में, और तीसरा जो कर्नाटक युद्ध हुआ वो 1756 से आपको 56 से 1763 के बीच। आते हैं सबसे पहले कहानी समझते हैं प्रथम जो कर्नाटक युद्ध हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध की अगर हम रूपरेखा को समझने का यहाँ पे प्रयास करें तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो युद्ध यहाँ पर आपको स्टार्ट होता है, प्रथम कर्नाटक का युद्ध जो होता है, ये आपको देखा जाए तो इसका भारत से बेसिकली आपको कोई लेना देना नहीं था। ये युद्ध आपको जो डेवलपमेंट हुई थी वो यूरोप के कारण हुई थी। यूरोप में आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है ऑस्ट्रिया और दूसरी साइड यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रशा है, और इन्हीं दोनों राज्यों के मध्य देखा जाए तो आपको युद्ध की एक स्थिति आपको डेवलप हुई थी। और इस कारण से देखा जाए तो यहाँ पर एक तरफ ब्रिटेन यहाँ पर शामिल होता है, एक तरफ फ्रांस यहाँ पे शामिल होता है, और इसके कारण देखा जाए तो युद्ध आपको प्रथम कर्नाटक युद्ध जो यूरोप के कारण भारत में शुरू हो गया था। भारत में जो स्थिति थी देखा जाए तो अंग्रेजी और फ्रांसीसी कंपनियां जो यहाँ पे व्यापार करने आई थी उन पर यह प्रभाव आपको पड़ता है। कर्नाटक युद्ध के रूप में यह आपको परिणत होता है, जिसमें ऑस्ट्रिया जो है यूरोपीय क्षेत्र के अंतर्गत एक देश था जहां पे उत्तराधिकार के लिए ब्रिटेन और फ्रांस के बीच संघर्ष हुआ। और यहां पर देखा जाए तो धीरे धीरे यह संघर्ष होता है। फ्रांसीसी और अंग्रेज जहां भी थे विश्व में, चाहे वो भारत रहा हो, अमेरिका रहा हो, यूरोप रहा हो, हर जगह अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य यहां पर संघर्ष प्रारंभ हो गए।
इस कहानी को हम यहां पर अगर देखें जो 1746 से 1748 तक चलता है, इसमें 18वीं सदी तक कोरोमंडल जो तट होता है, आपको मैं थोड़ा समझा देता हूं। देखिए ये कर्नाटक बेसिकली यहां पे आप देख सकते हैं निजाम थे, ठीक है, ये यहां पर आपको मैसूर राज था, और ये जो रीजन यहां पे आता है ये है कार्नेटिक रीजन, ठीक है। इस कार्नेटिक रीजन को बेसिकली जो युद्ध की जो स्थितियां हुई थी इस रीजन में यहां पर हुई थी, और इसे यहां पर हम कार्नेटिक क्षेत्र उस समय कहते थे इंग्लिश में, ठीक है। तो ये रीजन जिसको हम कार्नेटिक एरिया यहां पर आपको बोला जाता था, इसी को हम यहां पर कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं, ना कि सिर्फ कर्नाटक जो कि आपको यहां पर आपको पड़ता है। तो युद्ध की जो स्थिति है, मेन जो रीजन है, उसको कर्नाटका नाम दे दिया गया, लेकिन बेसिकली ये युद्ध जो था वो कार्नेटिक रीजन में लड़ा गया था, इसके कारण यहां पे इसे कर्नाटक युद्ध बोला जाता है। तो एक फैक्ट इसको जरूर ध्यान रखिएगा। आगे यहां पे देखें तो 18वीं शताब्दी में देखा जाए तो ये जो कोरोमंडल तट रहता है, जो कार्नेटिक रीजन रहता है, यहां पर ये युद्ध लड़ा गया था। और यहां पे जो स्थितियां थी 1746 में अगर हम देखें तो इंग्लैंड के यहां पे देखा जाए तो बार्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी जो जलबेड़े ने उसने फ्रांसीसियों पर यहां पर आक्रमण कर दिया और उन पर कब्जा कर लिया। जब इसको लेकर डुप्ले जो होते हैं वहां पर कर्नाटक के नवाब से इसकी शिकायत करते हैं, तो डुप्ले की बात को अनसुना कर दिया जाता है, और यही जो होता है पहले युद्ध का कारण बन जाता है। डुप्ले यहां से आगे चल करके जाते हैं, वो अंग्रेजों की यहां पर बस्ती यानी कि मद्रास पर एक तरीके से घेरा डाल देते हैं, और घेरा डालने के साथ ही अगर देखा जाए तो मद्रास से यहां पर जब अंग्रेजों के नवाब के द्वारा डुप्ले को मद्रास से हटने का आदेश दिया जाता है, तो यहां पर डुप्ले यहां से हटते नहीं हैं। परिणाम स्वरूप यहां पे देखा जाए तो नवाब ने फ्रांसीसियों के विरुद्ध यहां पर युद्ध छेड़ दिया, और इसके बाद यहां पर युद्ध की शुरुआत हुई जिसे हम सेंट थोमे का युद्ध भी कहते हैं। एक चीज और, प्रथम कर्नाटक युद्ध को हम सेंट थोमे का युद्ध भी कहते हैं, इस फैक्ट को ध्यान रखिएगा। सेंट थोमे का युद्ध जो है 1748 में कर्नाटक में लड़ा गया। किसके किसके मध्य लड़ा गया? तो नवाब और फ्रांसीसियों के मध्य यह युद्ध लड़ा गया था। देखा जाए तो 1748 में जाकर के यूरोप में यहां पर एक्स ला सैपेल की संधि हो गई, और उस संधि के पश्चात यहां पर कर्नाटक युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हो गया। ऑस्ट्रिया के युद्ध उत्तराधिकार का युद्ध जो होता है इस संधि के साथ ही समाप्त हो गया। संधि की शर्तों के तहत जहां पर अंग्रेजों को उनका मद्रास का रीजन जो भारत में था वो वापस मिल गया, वहीं फ्रांसीसियों को देखा जाए तो अमेरिका में उनके जो कॉलोनियां थीं, लुईबर्ग जैसे क्षेत्र थे, वो उनको वापस मिल जाते हैं। इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर आपको अंग्रेजों को जरूर यहाँ पर सफलता यहाँ पे जरूर नहीं मिलती है, लेकिन फ्रांसीसियों को यहाँ पर एक विजय के तौर पर इसे देखा जाता है। लेकिन आगे चल करके जब देखा जाए द्वितीय और तृतीय कर्नाटक युद्ध, तो वहाँ पे ज़्यादा ज़रूर बेहतर एक स्थिति में उनको देखने को मिलता है। जब द्वितीय कर्नाटक युद्ध को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, घटना बहुत तेजी से क्रम से बदलती हैं, और ये फिर से यहाँ पर युद्ध देखा जाए 1748 से 54 के मध्य स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे जो घटनाक्रम थे दो अलग अलग क्षेत्रों को लेकर था, एक हैदराबाद को लेकर था और दूसरा कर्नाटक, ठीक है। ये हैदराबाद और कर्नाटक की पूरी राजनीति पर बेस्ड आपको ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध होता है, जहां हैदराबाद में दो गुटों के मध्य यहां पर आपको संघर्ष देखने को मिलता है कि हैदराबाद में भी देखा जाए तो एक तरीके से आपको उत्तराधिकार की लड़ाई चल रही थी, दूसरी तरफ जो कर्नाटक था वो वहां भी उत्तराधिकार की लड़ाई चल रही थी। अब इस घटनाक्रम में देखा जाए तो दो पक्ष यहां पर भी थे हैदराबाद में, और दो पक्ष यहां पे कर्नाटक में भी थे, और दोनों ही जगहों पर एक एक पक्ष जो है, एक पक्ष अंग्रेजों के द्वारा लिया गया और एक पक्ष यहां पे फ्रांसीसियों के द्वारा लिया गया, और इस तरीके से गुट यहां पर आपको बन गया। जिसमें यहां पर अगर हम देखें तो जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिशों के द्वारा हैदराबाद में नासिर जंग को सपोर्ट किया गया, और यहां पर कर्नाटक में अनवरुद्दीन को आपको सपोर्ट किया गया। वहीं अगर हम बात करते हैं फ्रांसीसियों के द्वारा मुजफ्फर जंग और को हैदराबाद में, और वहीं चंदा साहब को कर्नाटक में फ्रांसीसियों के द्वारा सपोर्ट किया गया था। उसमें जो फ्रांसीसी गवर्नर थे वो डुप्ले थे, जबकि अंग्रेजी जो गवर्नर थे आपके वो लॉर्ड क्लाइव थे। और ये कहानी यहां पर देखा जाए तो आपको इसी गुट के मध्य एक तरीके से लड़ाई इसकी प्रारंभ होती है। अब चलिए यहां पे समझते हैं इस पूरे घटनाक्रम को कि हुआ कैसे था युद्ध, यहां पर ये पूरी कहानी कैसे डेवलप हुई। सबसे पहले देखें यहां पे दो अंग्रेजी और फ्रांसीसी सेनाओं के द्वारा अपने अपने हितों को देखते हुए कर्नाटक और हैदराबाद के रीजन में एक एक पक्ष को यहां पे समर्थन दिया गया, और इस कारण से दोनों कंपनियां जो होते हैं भारतीय राजनीति में यहां पर आपको देखा जाए तो सीधा हस्तक्षेप आपको देखने को मिलता है। 1748 में जो हैदराबाद की जो कहानी उत्पन्न होती है वो निजामुल मुल्क की यहाँ पर मृत्यु के बाद होती है, और निजामुल मुल्क की मृत्यु के बाद देखा जाए तो यहाँ पर उत्तराधिकार का युद्ध आपको आरंभ हो जाता है, संघर्ष आरंभ हो जाता है हैदराबाद में।
देखा जाए तो निजामुल मुल्क की मृत्यु के पश्चात जो नासिर जंग रहता है उसका पुत्र, वो उसको निजाम घोषित किया जाता है। लेकिन कुछ समय के पश्चात ही यहाँ पर देखा जाए तो मुजफ्फर जंग जो होते हैं उसके भांजे, वो भी यहाँ पर उत्तराधिकार के संदर्भ में अपना यहाँ पर दावा ठोक देते हैं। और इस तरीके से देखा जाए तो 1748 में मराठों ने दूसरी तरफ कर्नाटक के क्षेत्र की अगर हम दावेदारी को देखें तो वहां पर देखा जाए तो आपको मराठों के द्वारा चंदा साहब को छोड़ दिया जाता है। और उस समय देखा जाए तो कर्नाटक में अनवरुद्दीन का शासन था, तो चंदा साहब यहां पर आकर कर्नाटक में अपने उत्तराधिकार को दावा ठोकते हैं और इस तरीके से कर्नाटक में भी उत्तराधिकार की संघर्ष यहां पर आपको शुरू हो जाती है और यहीं से संघर्ष प्रारंभ होता है द्वितीय कर्नाटक युद्ध का। अब कहानी यहां से जो होती है आगे बढ़ती है। इसमें देखते हैं इसी समय देखा जाए उत्तराधिकार की जो ये लड़ाई थी, इसमें डुप्ले और क्लाइव यहां पर शामिल हो जाते हैं। डुप्ले ने निजाम पद के लिए मुजफ्फर जंग, नवाब के पद के लिए यहां पर चंदा साहब को सपोर्ट किया और मुजफ्फर जंग ने चंदा साहब डुप्ले की संयुक्त सेनाओं के साथ 1749 में कर्नाटक पर आक्रमण करके यहां पर अंबुर की युद्ध की लड़ाई, अंबुर का युद्ध हुआ और अंबुर के युद्ध में देखा जाए तो अनवरुद्दीन को यहां पर पराजित करके उनको मार दिया। इसके पश्चात अनवरुद्दीन का जो पुत्र बना और जिसका उत्तराधिकारी यहां पर मोहम्मद अली थे, मोहम्मद अली जो है भाग करके तृष्णापल्ली जाते हैं और तृष्णापल्ली जाकर के वहां पर शरण ले लेते हैं। अब देखा जाए तो इस तरीके से फ्रांसीसियों का प्रभाव काफी बढ़ जाता है और इस बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर अंग्रेजों को लगा कि अब यहाँ पर अगर हम ज्यादा लंबे समय तक शांत रहेंगे तो राजनीतिक स्थिति हम यहाँ पर खो देंगे और व्यापार भी हमारे हाथ से चला जाएगा। इस स्थिति को देखते हुए निजाम पद के लिए उन्होंने नासिर जंग एवं कर्नाटक के नवाब पद के लिए वहां पर मोहम्मद अली का समर्थन कर दिया। अब इसके बाद 1750 में एक बार फिर से नासिर जंग ने अंग्रेजों के सहयोग से कर्नाटक पर वापस से आक्रमण करते हैं और त्रिगुट के सहयोग से यहां पर मित्र शक्तियों को पराजित कर दिया जाता है। लेकिन इसी समय नासिर जंग की सेना जो होती है वो वहां पर विद्रोह कर देती है और नासिर जंग के विद्रोह करने के साथ ही वहां पर वो पराजित हो जाते हैं और यहां पर नासिर जंग की हत्या कर दी जाती है। तो घटनाक्रम काफी यहां पर टेंस हो जाता है। यहां पर देखा जाए तो मोहम्मद अली आ जाते हैं, मोहम्मद अली को देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, और नासिर जंग को यहां पर आपको मार दिया जाता है जिसके कारण ये यहां पर क्षेत्र वैकट हो जाता है। मोहम्मद अली को की देखा जाए तो यहां पर आपको नए यहां पर आ जाते हैं कर्नाटक के युद्ध में, आपको देखा जाए कर्नाटक की यहां पर दावेदारी को ठोक देते हैं। तो दो घटनाक्रम यहां पर जो बदलते हैं जो हमने वहां पर देखा था, तो ये स्थितियां जहां अनवरुद्दीन की जगह मोहम्मद अली आती हैं और यहां नासिर जंग जो पहले से यहां पर थे उनको यहां पर पराजित कर दिया, तो घटनाक्रम यहां पर इसमें बदलते हैं। अब इस घटनाक्रम के बदलने के कारण अंग्रेज और फ्रांसीसी एक बार फिर से एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। इसका लाभ यहां पर उठाया फ्रांसीसियों ने। फ्रांसीसियों में जो डुप्ले यहां पर थे, डुप्ले कहते हैं मुजफ्फरनगर को यहां पर हैदराबाद का निजाम, क्योंकि देखा जाए जब नासिर जंग यहां पर मर गए, उनकी मृत्यु हो गई, तो यहां पर एक ही शासक बचता है मुजफ्फर जंग और यहां पे फ्रांसीसियों को इसका फायदा हो जाता है। फ्रांसीसी क्योंकि इनको सपोर्ट कर रहे थे, फ्रांसीसी इनको बना देते हैं यहां पर हैदराबाद का आपको निजाम। इसके बाद देखा जाए तो क्लाइव ने अपनी यहाँ पर अपनी चाल चली। क्लाइव ने यहाँ पर देखा कि जो चीज हमारे हाथ से निकल रही है उस पर वापस से कंट्रोल करने के लिए उन्होंने आरकाट को यहाँ पर एक घेरा डाल दिया, क्योंकि तृष्णापल्ली पे वहां पर आक्रमण करना ठीक नहीं था, वहां पर उनकी फ्रांसीसियों की स्थिति मजबूत थी, तो उसको वहां पर कह सकते हैं कमजोर करने के लिए आरकाट पर यहाँ पर उन्होंने घेरा डाला और चंदा साहब के जो पुत्र थे राजा साहब, उनको यहां पर नेतृत्व इनके आरकाट के युद्ध में देखा जाए तो क्लाइव के द्वारा इनको चंदा साहब के पुत्र को यहां पर पराजित कर दिया गया। इस खबर के कारण चंदा साहब जो होते हैं तृष्णापल्ली भाग गया और वहां से तंजौर में राजा की इनकी फिर जब तंजौर जाते हैं वहां पे तंजौर में इनके सेनापति जो होते हैं चंदा साहब के, वो इनकी हत्या कर देते हैं और इसके कारण देखा जाए तो ये भी एरिया आपको देखा जाए पूरा वैकेट हो जाता है। यहाँ चंदा साहब की आपको मृत्यु हो जाती है और उनके चंदा साहब के पुत्र को हरा दिया जाता है और ये एरिया खाली हो जाता है। मोहम्मद अली यहाँ पर अकेले शासक बन जाते हैं। और कर्नाटक के द्वितीय युद्ध की अगर हम स्थितियों को देखें तो 1554 में यहाँ पे फ्रांसीसी सरकार जो होती है इस घटनाक्रम के बाद डुप्ले से काफी ज्यादा यहाँ पर आपको देखा जाए तो क्रोधित हो जाती है और उन्हें वापस बुला लेती है। उनकी जगह पे गोडहियों को यहाँ पर पौंडीचेरी का गवर्नर बनाकर फ्रांसीसियों का गवर्नर बनाकर भेजा जाता है और गोडहियों के द्वारा यहाँ पर पौंडीचेरी की एक संधि की जाती है 1755 में और इस संधि के साथ ही यहाँ पर देखा जाए तो युद्ध समाप्त हो जाता है और दोनों ही क्षेत्रों को फ्रांसीसियों को और देखा जाए तो अंग्रेजों को यहाँ पर आपस में संधि करते हैं कि वो यहाँ पर आगे से भारत के किसी भी शासक या क्षेत्र की राजनीति में यहाँ पे हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये स्थिति यहाँ पर बनी रहती है। इसके बाद अगली कहानी शुरू होती है जिसे हम तीसरे कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं और ये निर्णायक युद्ध होता है क्योंकि यहाँ पर अंग्रेज जो होते हैं फ्रांसीसियों को बुरी तरीके से पराजित करके उन्हें भारत से किसी भी तरीके के राजनीतिक हस्तक्षेप से बाहर कर देते हैं। सिर्फ एक यहाँ पर कंपनी के तौर पर व्यापार करने की अनुमति इनको रहती है। अब यहाँ पे देखें तो 1756 में ये लड़ाई लड़ी जाती है
ये लड़ाई फिर से एक बार यूरोप में शुरू होती है और यूरोप में देखा जाए तो इस बार ऑस्ट्रिया एवं प्रशा के बीच यहाँ पे सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हो जाता है और इस युद्ध में फिर से अंग्रेज और फ्रांसीसी जो होते हैं एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। ये लड़ाई भारत में भी शुरू हो जाती है जब 1756 में यहाँ पर दोनों कंपनियां एक दूसरे की बस्तियों पर आक्रमण कर देते हैं और वास्तविक युद्ध की यहाँ पर शुरुआत होती है। 1758 में जब फ्रांसीसी सरकार ने काउंट डी लाली को, ठीक है, कमांडर इन चीफ बनाकर यहाँ पर भारत भेजा। उसने यहाँ पर आगे आकर फ्रांसीसियों को अंग्रेजों के विरुद्ध यहाँ पर युद्ध की तैयारी एक तरीके से तेज गति यहाँ पर कर दी। इस युद्ध में 1760 में देखा जाए तो युद्ध लड़ा गया जिसको हम वॉन्डी वाश का युद्ध कहते हैं और इस वॉन्डी वाश के युद्ध में सर आयरकुट जो ब्रिटिश सेना का यहाँ पर नेतृत्व कर रहे होते हैं वो यहाँ पर फ्रांसीसियों को हरा देते हैं। काउंट डी लाली की यहाँ पे फ्रांसीसियां यहाँ पे पराजित होती है, बुस्सी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इस युद्ध में देखा जाए तो अंग्रेज आपको फाइनली विजयी हो जाते हैं। पौंडीचेरी सहित यहाँ पर लगभग सभी फ्रांसीसी बस्तियों, जिंजी माहे इत्यादि पर यहाँ पर देखा जाए तो कब्जा कर लिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। यूरोप में देखा जाए तो 1763 में एक संधि हो जाती है जिसको कहते हैं पेरिस की संधि और इस सप्तवर्षीय युद्ध के साथ ही यहाँ पर इस संधि में के साथ कर्नाटक युद्ध की भी आपको समाप्ति हो जाती है। लेकिन इस युद्ध का जो परिणाम रहा वो फ्रांसीसियों के लिए यहाँ पर बहुत ही घातक रहता है क्योंकि भारत से यहाँ पे फ्रांस का वर्चस्व समाप्त हो जाता है। उन्हें किले यहाँ पे जरूर वापस कर दिए गए लेकिन उनको यहाँ पर मोर्चाबंदी करने, किलेबंदी करने की यहाँ पे अनुमति नहीं दी गई, सैनिकों को रखने की यहाँ पर छूट नहीं दी गई, राजनीतिक हस्तक्षेप से दूर कर दिया गया और सिर्फ व्यापार करने की यहाँ पर आपको अनुमति दी गई। और इस तरीके से देखा जाए तो आपको जो पौंडीचेरी, माहे और कराईकाल, बस इन क्षेत्रों तक फ्रांसीसियों को सीमित कर दिया गया, बाकी भारत से उन्हें बाहर कर दिया गया। देखा जाए तो कुछ मैप में भी मैं आपको घटनाक्रम आपको बता देता हूं जो कहानी यहाँ पर डेवलप हुई थी। देखा जाए ये एरिया था जो हम लगातार कह रहे हैं कर्नाटक एरिया जो रीजन यहाँ पे जो युद्ध आपको लड़ा गया, इस रीजन में देखें तो ये था मद्रास के एरिया में जहाँ पे आपको डुप्ले ने यहाँ पर सबसे पहले घेरा डाला था। उसके अलावा जो युद्ध यहाँ पर आपको लड़े गए ये था पौंडीचेरी जहाँ पर फ्रांसीसियों का यहाँ पर है क्षेत्र था और ये मद्रास जहाँ पर अंग्रेजों का कब्जा था, ठीक है। और इसी को लेकर यहाँ पे लड़ाइयाँ चल रही थी। इसी बीच आपको देखा जाए तो यहाँ पर आपको ये वेल्लोर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आरकाट था यहाँ पे जहाँ पे घेरा आपको डाला गया था फ्रांसीसियों के द्वारा, सॉरी अंग्रेज के द्वारा। ये तंजौर है जहाँ पर चंदा साहब को मार दिया गया था। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉन्डी वाश है जहाँ पर आपको युद्ध लड़ा गया सारी चीज़ों को लेकर के। तो इस तरीके से ये जो इंपॉर्टेंट आपके एरियाज़ हैं ये पूरे एरिया में पूरी यहाँ पे घटनाक्रम आपको चलती हुई दिखाई देती है प्रथम, द्वितीय और तृतीय कर्नाटक युद्ध के दौरान। अब यहाँ पर देखिए कई बार आपको अंतिम तौर पर जो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं इससे निकल कर आते हैं वो भी मैं आपको जाते जाते इसमें बता देता हूँ। रिवीजन है, आराम से ध्यान रखिएगा, कई सारे जो प्रश्न आते हैं आप इनको आसानी से यहाँ पे हल कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए जो पहला युद्ध हुआ जिसे हम प्रथम कर्नाटक युद्ध कहते हैं, इसे हम सेंट थोमे युद्ध के नाम से भी जानते हैं। 1748 में ये युद्ध लड़ा गया, कर्नाटक के नवाब और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था। किसके मध्य? कर्नाटक के नवाब फ्रांसीसियों के मध्य। विजयी कौन हुआ? तो फ्रांसीसी हुई। एक और युद्ध हुआ था अंबुर का युद्ध जो 1749 में लड़ा गया और इसमें देखा जाए तो डोपले, मुजफ्फर जंग और चंदा साहब का त्रिगुट एक साइड था और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के मध्य यहाँ पर ये लड़ाई लड़ी गई और इसमें देखा जाए तो आपको त्रिगुट आपको विजयी हो जाता है। तीसरा जो युद्ध लड़ा गया वो आरकाट का युद्ध यहाँ पर लड़ा गया और आरकाट के युद्ध जो 1752 में लड़ा गया, क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने चंदा साहब के पुत्र राजा साहब को यहाँ पर हरा दिया था और यहाँ पर देखा जाए तो अंग्रेज विजयी हो जाते हैं। और चौथा विश्व जो वॉन्डी वाश का युद्ध हुआ था वो 1760 में हुआ, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ और इसमें भी देखा जाए तो आपको अंग्रेज विजयी हो जाते हैं। तो इस तरीके से प्रथम, द्वितीय और तृतीय कर्नाटक युद्ध में 4 युद्ध लड़े गए थे। सेंट थोमे का युद्ध, अंबुर का युद्ध, आरकाट का युद्ध और वॉन्डी वाश का युद्ध। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज के इस सेशन में यहाँ पर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आएंगे। आप जरूर यहाँ पर मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, नए नए टॉपिक का रिवीजन करते रहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की कहानी लेकर आएंगे कि आगे इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, अंग्रेज किस तरीके से भारत में उनका प्रसार होता है और अन्य इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।